हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का केजीएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। मैं गुरु सर आपका वंदन अभिनंदन करता हूं। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्या वीडियो आप देख पा रहे हैं? मतलब ऑडियो वीडियो क्लियर है तो फटाफट जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए। फटाफट जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए। मेरी पैनी नजर जो है वो चैट बॉक्स पर पड़ी हुई है। तो हेलो 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 एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हालांकि गुड इवनिंग है नहीं, लेकिन मेरी तरफ से गुड इवनिंग, आपकी तरफ से गुड इवनिंग, तो मेरी तरफ से भी गुड इवनिंग। ठीक है, क्या हाल चाल है आप सभी के? फटाफट लिख भेजिए अपने हाल चाल। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। सब बढ़िया है बेटा, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। चले फिर स्टार्ट करें सेशन को। आप किसी भी बोर्ड से हो, लेकिन आप अभी अब केजीएस के हो गए हैं तो सब बढ़िया होगा बेटा, बिल्कुल परेशान मत होइए। चले बेटा फिर स्टार्ट करें। तो चलिए एक बार जल्दी से स्माइल के साथ थम्स अप लिख भेजिए, थम्स अप कर दीजिए फटाफट, फिर हम स्टार्ट कर देते हैं सेशन को जल्दी से एवरीवन। थम्स अप का सिंबल और स्माइल के साथ मुस्कुराइए आप, गुरु सर की क्लास में। बिल्कुल अलग कॉपी बनानी है, अलग नोट्स बनानी है, और ऐसी नोट्स जो केवल आप पढ़ सकते हैं बस। कृष्णा बेटा अनम्यूट करिए, अपने जो वीडियो है उसको अनम्यूट करिए, है ना, ये बात। चलिए जबरदस्त। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, कि हम जूलॉजी को कैसे पढ़ेंगे, क्या हमारा रोड मैप रहेगा पूरे साल का। ठीक है, तो हमारा गोल यही है आज कि हम समझते हैं कि हम जूलॉजी को कैसे पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, है ना। रोड मैप देखेंगे, जूलॉजी सिलेबस देखेंगे, क्या क्या होता है बेटा। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज कि हम किस चैप्टर, मतलब समझे कि चैप्टर वाइज हमारा सीक्वेंस क्या होगा, है ना। तो हम चैप्टर सीक्वेंस बताते हैं आपको क्या करेंगे। चैप्टर सीक्वेंस की बात करें तो बेटा सबसे पहला ध्यान से सुनिए, हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ध्यान सुनिए बेटा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसे हम एनिमल टिश्यू भी कहते हैं। इसमें फ्रॉग एंड कॉकरोच, ठीक है, तो इसमें हम फ्रॉग भी पढ़ेंगे एंड कॉकरोच पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो बेस है ना, जूलॉजी का बेस है बेटा। इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान सुनिएगा, इसमें ना अगर आप पढ़ लोगे कॉकरोच, फ्रॉग और एनिमल टिश्यू, तो कम से कम नीट में, अगर हम अपना टारगेट नीट को रखें एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, तो कम से कम बेटा यहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, कम से कम 5 से 7, 5 से 7 क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर होगा, इसके बाद हम ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू कर देंगे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब अब हम
ब्रीदिंग, श्वसन तंत्र जिसे हिंदी में बोलते हैं बेटा, हाँ, उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। और यहां से बेटा 1 से 2 क्वेश्चन पर ईयर आते हैं, है ना, 1 से 2 क्वेश्चन, तो मैं यहां लिख भी दे रहा हूं 1 to 2 क्वेश्चन, है ना, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तीसरा बेटा, इसके बाद हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ेंगे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। यहां से भी बेटा लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 या 2 क्वेश्चन तो आते आते, 1 से 2 भी आते हैं बेटा, तो मैंने 2 से 3 लिख दिया। चौथा चैप्टर पढ़ेंगे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन एंड दियर एलिमिनेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन पूरा नाम है, तो हम इसको लिख रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। पांचवा होगा बेटा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसमें हड्डी वाला पढ़ेंगे, मसल्स का मूवमेंट पढ़ेंगे, है ना, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, यहां पर भी 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बेटा, ध्यान सुनते रहिए। पांचवा हो गया। छठा बेटा आपका पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना, इसमें भी बेटा 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। आगे बात करते हैं बेटा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन भी लिखा है इसमें। सिंपल लैंग्वेज में बेटा इसे हम कह देते हैं इंडोक्राइन सिस्टम, है ना। अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, इस बार नीट में इससे 5 क्वेश्चन आए, तो लगभग 5 क्वेश्चन मान के चलिए, हम इसको मान रहे हैं 5 क्वेश्चन, है ना, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं 8वां चैप्टर एनिमल किंगडम, ठीक है, एनिमल किंगडम। और 9वां क्वेश्चन करेंगे हम नौवां क्वेश्चन नहीं, 9वां चैप्टर होगा बायोमोलिक्यूल। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल किंगडम से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं पर ईयर, और बायोमोलिक्यूल से 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं। हालांकि इस बार 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछा गया, तो एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब ये 9 चैप्टर हमें पढ़ने हैं 11th के। पहला चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसमें फ्रॉग और कॉकरोच भी पढ़ेंगे। हालांकि नई एनसीईआरटी में कॉकरोच लिखा नहीं है, लेकिन हमें कॉकरोच पढ़ना है। क्यों पढ़ना है मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी जब एनटीए ने नीट का सिलेबस दिया, बेटा ध्यान सुनिए, एनटीए ने जब नीट का सिलेबस, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट का जब सिलेबस दिया, तो वहां लिखा बेटा इंसेक्ट, है ना, एंड ब्रैकेट में लिख दिया बेटा फ्रॉग। ऐसे सिलेबस में लिखा इंसेक्ट और ब्रैकेट में फ्रॉग। हमें नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें फ्रॉग ही पढ़ना था, लेकिन एनटीए ने गलती से लिख दिया इंसेक्ट एंड ब्रैकेट में फ्रॉग, है ना। तो इंसेक्ट के ब्रैकेट में फ्रॉग लिख दिया, तो फ्रॉग जो है हमारा इंसेक्ट नहीं है ना, फ्रॉग हमारा एम्फीबियन है। एम्फीबियन का मतलब होता है ऐसे जानवर जो पानी में भी रहे और लैंड पर भी रहे। तो हमारा जो फ्रॉग है वो इंसेक्ट नहीं है, फ्रॉग हमारा क्या है, एम्फीबियन है। तो हालांकि जब यूट्यूब के धुरंधर जो नामी गामी लोग हैं ना, वो आए यूट्यूब पर बोले एनटीए तो आता ही नहीं है ना, फ्रॉग जो है इंसेक्ट नहीं है, वो तो एम्फीबियन है। लेकिन एनटीए ने क्या कर दिया बेटा, फ्रॉग को इंसेक्ट बना दिया, ये है वो है, अगड़म बगड़म दुनिया भर की चीजें बोलने लग गए वो लोग, है ना। फिर क्या हुआ कि एनटीए थोड़ा सा रौद्र रूप धारण किया और बोला उसको ऐसे ना पढ़ा जाए, उसको पढ़ा जाए इंसेक्ट एंड फ्रॉग। इसको क्या पढ़ा जाए, इसको पढ़ा जाए इंसेक्ट एंड फ्रॉग। तो अब इंसेक्ट हमें क्या पढ़ना है, कॉकरोच पढ़ना है। क्योंकि बेटा और जो सिलेबस अपडेट कर दिया गया था वो चैप्टर नहीं पढ़ना था, वो चैप्टर हटा भी दिया गया, कॉकरोच भी हटा दिया गया था, है ना। लेकिन अब क्या हो गया कि वो मनमानी, कोई अपनी बेइज्जती क्यों सहेगा पूरी दुनिया में, है ना। तो मनमानी की वजह से ये हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो हमें कॉकरोच भी पढ़ना है, क्योंकि पिछले साल कॉकरोच से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, इस बार कॉकरोच से क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल एनटीए ने मोए मोए करा दिया अपना, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हमें ये हमारा सीक्वेंस रहेगा चैप्टर्स का। इस चैप्टर से हम शुरू करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसे हम कहते हैं एनिमल टिश्यू। जैसे आपने पढ़ा है ना, सांप के 11th में शुरू हुआ है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल, है ना, बोलते हैं। तो साइटोलॉजी में आपने पढ़ा होगा सेल वाला चैप्टर शुरू हुआ होगा, है ना। फिर इसके बाद सेल डिवीजन चलेगा। तो वैसे ही हमारा टिश्यू वाला चैप्टर शुरू होगा, एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो ये हमारा तो चैप्टर वाइज सीक्वेंस हो गया। चैप्टर कैसे पढ़ेंगे,
अब हम पूछते हैं चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी, एक चैप्टर में हमें क्या क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है ना, चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी। एक स्ट्रेटजी नहीं है, कई स्ट्रेटजी है, तो इसलिए स्ट्रेटजीज है ना। सबसे पहली चीज बेटा जो आपको ध्यान देनी है वो आपको बहुत प्रॉपर नोट्स बनानी है, क्लास की प्रॉपर नोट्स। आप केजीएस नीट के वाईटी चैनल पे देखिएगा, है ना। जो पेपर इस बार आया था नीट 2025 में, मैंने उसमें एक वीडियो मेरा आया हुआ है कि गुरु सर ने जो पढ़ाया वही आया एग्जाम में। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जो पढ़ाया वही आया, लेकिन क्लास की नोट से आएगा, है ना। हम अपनी छोटी छोटी बहुत उपलब्धियों पर बहुत ज्यादा बखान नहीं करते, ये केजीएस है जहां बच्चों का भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है। बच्चों के लिए ऐसा क्या कर दिया जाए कि बच्चों का जो एफर्ट है वो बहुत मिनिमम हो जाए, है ना, कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट मिले। तो आप देखिएगा एज इट इज, मैं उसमें हर जगह दिखता रहूंगा क्वेश्चन प्लस मेरा स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन मैंने जो पढ़ाया स्क्रीनशॉट, तो आपको दिखेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपकी क्लास नोट से आए हैं। तो पहली चीज जो आपको करना है बेटा कि प्रॉपर नोट्स बनानी है ना। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप चाहो तो एक जूलॉजी की अलग से नोट्स बना लो, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आप हर एक पतली पतली बुक लेके आ जाओ, मतलब लगभग 25-30 रुपए वाली जो आती है ना पतली सी, है ना, एक एक चैप्टर की एक एक कॉपी बनाएंगे हम, है ना। उससे क्या होगा बेटा कि एक एक चैप्टर की जब एक एक कॉपी बनाएंगे ना हम, तो वहां पे क्या होगा कि एक चैप्टर हमने पढ़ा बढ़िया से 4-5-10 पेज जो छूट गए छोड़ दिया, अब दूसरे चैप्टर का दूसरा पढ़ा, क्योंकि हमें 2 साल पढ़ना है उसी नोट्स को। एक में जब इतना बड़ा इतनी मोटी बुक बनाते हैं तो उसमें पढ़ते रहते हैं, मान लीजिए बीच में कोई चैप्टर पढ़ा हुआ है उसमें, है ना, अब हमें पढ़ना है तो पूरी बुक लेके बैठनी पड़ेगी। अब मान लो कि कहीं बैठ सोते हुए पढ़ना है तो एक चैप्टर रिवाइज करना, तो उस बुक को निकालो, उसको रिवाइज कर डालो, कोई इंसियाटिक पॉइंट है उसी पीछे लिख डालो, खाली पेज है, कोई अच्छा क्वेश्चन है उसी पीछे लिख डालो। इससे क्या होगा, एक एक चैप्टर की कंठस्थता आएगी, है ना। मान लो कोई बुक अगर जूलॉजी की नोट्स खोती भी है, खोएगी कैसे, आप तो घर में ही रहते हो, ऑनलाइन बैच है आपका, लेकिन मान लीजिए कोई खराब होती, कोई भी आपदा विपदा किसी भी परिस्थिति में कुछ भी होता है, तो एक चैप्टर ही होगा, बस बाकी आपकी सेफ रहेगी। तो इससे क्या होगा कि बेनिफिट रहेगा, एक तो ये काम वो कर सकते हैं। तो जो मेंटली प्रेशर आता है, जैसे मान लो कि मोटी बुक है उससे उठा के पढ़ना है टेस्ट के लिए, आप इतना देखोगे अरे यार इतनी मोटी बुक कैसे पढ़ेंगे, है ना। लेकिन अगर वही पतली पतली है कि चैप्टर वाइज जब टेस्ट होगा तो उसी बुक को उठाओ, बाकी बची हुई सेफ रहेंगी, है ना। जैसे मान लो आपका टेस्ट होने वाला है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस का, तो आप क्या करोगे, वो पतली वाली स्ट्रक्चर वाली नोट्स उठाओ पढ़ डालो। ब्रीदिंग का होगा, ब्रीदिंग वाली उठाओ पढ़ डालो। अब क्या होगा ब्रीदिंग का टेस्ट, लेकिन उठा सारी रहे हो तुम एक साथ मोटी सी, तो वो मेंटली प्रेशर बनाती है। तो इससे थोड़ा सा बचने के लिए हम पतली पतली बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें 2 साल की स्ट्रेटजी बनानी है, 2 साल में हमें चीजों को क्लियर करना है। तो ऐसे केसेस में क्या कर पाएंगे कि 2 साल की स्ट्रेटजी के लिए हमें मतलब वो प्रॉपर नोट्स होनी चाहिए जो हमें 2 साल तक हमारे साथ रहे, है ना, फटे ना, है ना, क्योंकि मोटी बुक के फटने के चांसेस भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पहली चीज प्रॉपर नोट्स बनानी है। दूसरा चीज जो हमें फोकस करना है वो करना है एनसीईआरटी पर, एनसीईआरटी, है ना। तो पहले मैं आपको प्रॉपर नोट्स बनाऊंगा, समझाऊंगा, याद कराऊंगा पूरी नोट्स को, फिर मैं ही आपको एनसीईआरटी के अंडरलाइन कराऊंगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पॉइंट्स बनाइए, ठीक है, यहां सर रीजन बन सकता है। तीसरा पॉइंट है जो क्लास के अंदर ही आपको मिलेगी, डीपीपी, जो हमें डीपीपी सॉल्व करना है। क्या करना है, डीपीपी सॉल्व करना है। डेली प्रैक्टिस पेपर होता है, हालांकि एक साथ पूरी डीपीपी अपलोड हो जाएगी, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। उसका डिस्कशन भी क्लास के अंदर किया जाएगा, है ना। फिर उसके बाद बेटा आपको मॉड्यूल सॉल्व करने हैं, है ना, मॉड्यूल सॉल्व करने हैं। मॉड्यूल सॉल्व करेंगे तो हर चैप्टर के पीछे आपके क्या हो जाएंगे बेटा, 2 से 3 मतलब 200 से 300 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जब आप हर चैप्टर के पीछे 200 से 300 क्वेश्चन करोगे ना, तो आपका चैप्टर ऐसे निखर करके बाहर आ जाएगा, आपको वो चैप्टर कंठस्थ हो जाएगा, है ना। लेकिन बस यही करना है कि हमें धीरे 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 पढ़ना है। एक दिन में हम बहुत बड़े किताबी कीड़े नहीं बन जाए। हम सोचते हैं शुरू करो 15 मिनट से, 20 मिनट से, 25 मिनट से, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, 0 से शुरू करो बस। मतलब बैठे रहो क्लास के अंदर, बैठे रहो कहीं पे भी ऐसी जगह पे जहां पे आपको शांत वातावरण मिल जाए, और 15 मिनट तक कंसंट्रेट करके पढ़ पाओ। फिर उसी को 10 दिन बाद 20 मिनट करिए, 25 मिनट करिए, धीरे धीरे कछुए की चाल से चलिए और कंटिन्यूअस चलते रहिए। देखिए आप अपने आप में इतना बड़ा परिवर्तन पाएंगे जो आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। सॉरी बेटा, है ना। इसके बाद 5वां जो चीज होगी पीवाईक्यू। नहीं, डीपीपी आपको आपके ऐप पर मिल जाएगी बेटा, डीपीपी आपके ऐप पर मिल जाएगी, अपलोड हो जाएगी, वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कॉपी नहीं बनाना बेटा, है ना। डीपीपी
केवल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मॉड्यूल आपका मिल जाएगा, मॉड्यूल के क्वेश्चन पीडीएफ डाल दी जाएगी आपको ऐप पर, ठीक है। तो वहां से आप डीपीपी सॉल्व कर लीजिए, या आप चाहिए ना तो उसको प्रिंट निकाल लीजिए। प्रिंट निकाल करके हर चैप्टर का एक साथ रख लीजिए। जब आपको चैप्टर रिवाइज करना है तो उस चैप्टर को उठाइए। जैसे मैं बताता हूं, मान लीजिए डीपीपी है, डीपीपी में मान लीजिए 10 क्वेश्चन है ना, मैंने मिनिमम माना 10 क्वेश्चन है। सॉरी बेटा। तो अब मान लीजिए पहला क्वेश्चन किया, बहुत आसान है, आपको आ गया, छोड़ दो, ना तो आंसर पे टिक करो ना तो क्वेश्चन पे टिक करो। दूसरा दूसरा क्वेश्चन किया, आपको पढ़ रहे हो, लंदी क्वेश्चन है, नहीं आया, आप इसको गोला करो, गोला कर दिया मतलब क्वेश्चन नहीं आया। तो जब डीपीपी का डिस्कशन किया जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो जब समझ में आ जाए तो टिक कर दो, ठीक है। तो अब ऐसे क्या होगा, कभी भी क्वेश्चंस के ऑप्शंस पर टिक कभी मत करना बेटा। अब जब कभी भी 4 महीने बाद इस चैप्टर का टेस्ट होगा या रिवीजन होगा तो आपको क्वेश्चन को रिवाइज करना पड़ेगा, चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, है ना। कॉपी मतलब पतली पतली ले लो या मोटी सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिए। हाँ, तो जब आप उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो आप पूरी डीपीपी थोड़ी ना करने बैठ जाएंगे। जो आपके अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे उन्हीं को तो करेंगे। तो जैसे आपने ये टिक किया तो देखा, आपको लग गया कि पहले मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया था, बाद में आया। अब मान लीजिए चौथा क्वेश्चन है, तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया, पांचवा भी, छठा क्वेश्चन ऐसा है जिसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो उसको स्टार लगा दो या ऐसे टिक कर दो कि यही रिवाइज करना है, अच्छे क्वेश्चन जो है। तो अब ऐसे देखो कि 10 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हमें अच्छा मिल गया, ऐसे 200 से 300 क्वेश्चन में आपको 50-60 क्वेश्चन अच्छे मिल जाएंगे। तो हम जब रिवीजन करेंगे तो उन्हीं क्वेश्चन का करेंगे जो अच्छे क्वेश्चन है, जो टिक लगाया हुआ है। आई होप आपने ये पॉइंट समझ लिया, ठीक है। इससे क्या होगा बेटा पता है, आपका समय बचेगा। आसान क्वेश्चन करने में क्यों टाइम खराब करेंगे, आसान क्वेश्चन तो पहली बार में ही हो जा रहे हैं, समझ गए। ओके, चले आगे। तो ये हमारे ख्याल से आपके लिए समझदारी वाला काम रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बेटा। क्योंकि जब आप देखो, ध्यान सुनो, गलती जब करते हो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, क्वेश्चन पढ़ा आपने, डी लगा, डी लग गया, सही टिक कर दिया। जब आप रिवीजन करने आओगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, आपका दिमाग सीधे डी पे जाएगा, तो मतलब आप क्या कर पाओगे, आपकी गड़बड़ी इतनी आ जाएगी कि आप सीधे, आपका दिमाग यूज ही नहीं होगा। जब आपका दिमाग ही नहीं यूज होगा तो क्या होगा, क्वेश्चन करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं उस पर कभी भी टिक करने की कोशिश मत करिए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट लगता है तो उस पर आप स्टार लगा दीजिए, टिक कर दीजिए, नहीं आता तो गोला कर दीजिए। जब क्लास के अंदर डीपीपी का डिस्कशन हो तो उस दौरान क्या करिएगा, अगर आपको समझ में आ जाए तो ऐसे केसेस में आप करो कि उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। ओके, चले आगे। तो चलिए नेक्स्ट चीज बात करते हैं बेटा। दूसरा मैंने बोला मॉड्यूल, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। इसमें एक फ्लैशबैक दिया जहां पीवाईक्यू दिए गए। तो मैं आपको बता देता हूं, जो आप 37 साल 50 साल की पीवाईक्यू लेके चलते हैं, बिल्कुल नहीं करना है। पीछे का सिलेबस बिल्कुल अलग था, हमें पीवाईक्यू करना है 2013 से 2025 तक के, है ना। और प्लस अगर इतने से हम सेटिस्फाई हैं, फिर भी हमें समझदारी मिल रही है कि, तो हम कोई एक रेफरेंस बुक लेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, रेफरेंस बुक। हालांकि ये मोर देन सफिशियंट है। ये क्या है बेटा, मोर देन सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट है। लेकिन फिर भी हम एक रेफरेंस बुक लेंगे अपनी तैयारी को और पुख्ता करने के लिए, जिसमें असर्शन रीजन क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो, ताकि हमारी स्पीड अच्छी हो। क्योंकि हमें मेन फोकस करना है स्पीड पर। स्पीड क्यों बेटा, देखो ध्यान से सुनो, 180 क्वेश्चन आते हैं, 180 मिनट होता है ना। एक क्वेश्चन पर मतलब 1 मिनट मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन पर 1 मिनट मिलेगा। और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, आप पढ़ने में 20-30 सेकंड लगा दोगे। आप उस क्वेश्चन को समझना है, उसी 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसी 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसी 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को गोला भरना है ना। तो मतलब आपके लिए सही पीवाईक्यू मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेटा। सॉरी, ये मेरी गलती है, मैंने लिखा नहीं है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो नीट के अंदर आए हैं उस चैप्टर से, उसे हम बोलते हैं बेटा पीवाईक्यू। क्या बोलते हैं, पीवाईक्यू, ठीक है। ओके बेटा, हाँ डीपीपी देखो, डीपीपी करना नहीं बेटा। देखो क्या बताता हूं मैं आपको, समझाता हूं। डीपीपी कैसे 5-3-4 पेज की होगी, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, तो आप उठाओ सॉल्व कर डालो, प्रिंट ले लो उसका। प्रिंट बुकलेट के फॉर्म में लोगे तो फ्री ऑफ लगभग 2-3 रुपए में हो जाएगी आपकी, ठीक है। नहीं भी होती तो ऐप पे आप जाके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप रेफरेंस बुक इसलिए ले रहे हैं ताकि आपकी स्पीड बढ़े। स्पीड जब अच्छी हो जाएगी ना बेटा, तो आपका क्वेश्चन अपने आप होने लगेगा, है ना। स्पीड का ही खेला है बेटा, ध्यान रखना जिंदगी में कि स्पीड अगर अच्छी रहेगी तभी आप क्रैक कर पाओगे, है ना। बिल्कुल एनसीईआरटी बुक
परचेज कर लीजिए, पीडीएफ के भरोसे मत रखिए। मैंने बोला ना, रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है बेटा, बिल्कुल। बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी, बहुत ज्यादा चीजें कहीं से डाउनलोड नहीं करनी है, लिमिटेड चीजें रखो, अपनी नोट्स, अपनी एनसीईआरटी बस। और एक मैंने बोला आपको रेफरेंस बुक अगर चाहते हो तो, नहीं तो आपके पास पूरा मॉड्यूल सब कुछ मिलेगा आपको, केजीएस के ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें रखोगे, इन्हीं को बार बार पढ़ना है, इन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, यही सफिशियंट है। क्योंकि बेटा आप ना, पता है मैं आपको बताता हूँ डाइवर्जन कैसे होता है। आपको ना फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे हर एक जो नामी गामी और बहुत सारी चीजें फ्री में दे रहे हैं, तो आप वहां से भी लाओगे, यहां से भी लोगे, इनका लेक्चर देख लो, उनका लेक्चर देख लो, पता डाइवर्स हो जाओगे, आपकी जो स्वयं की उपलब्धि है वो खत्म हो जाएगी, समझ गए। तो मैंने बोला ना कि देखो, जैसे कहा जाए कि जब बॉक्सर्स होते हैं, है ना, बॉक्सर ये मतलब हमेशा कहते हैं कि जैसे आपने सिंपल सी बात सुना होगा, ब्रूसली का नाम सुना होगा। तो ब्रूसली से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको डर किससे ज्यादा लगता है, एक वो जो मतलब 5,000 या 50,000 तरीकों से या 5,000 तरीकों से मुक्के मार सकता है, या वो जो एक ही मुक्के को 5,000 बार प्रैक्टिस किया हो, एक ही टाइप के मुक्के मारने की 5,000 बार प्रैक्टिस किया हो। तूने बोला जो 5,000 तरीके से मुक्के मार सकता है ना, उससे मुझे डर नहीं है, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी, उसकी प्रेसीजन और उसकी जो पोटेंशियल है, जो उसकी स्टेबिलिटी रेट है, वो बहुत अच्छी नहीं होगी। लेकिन जो एक ही टाइप के मुक्के मारने की प्रैक्टिस को 50,000 बार या 5,000 बार किया है, उससे मुझे डर लगता है। क्योंकि जब वो मुक्का मारेगा तो वो क्या करेगा बेटा, ध्यान सुनेगा, उस पर मैं स्टेबल नहीं रह पाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरी सिंपल सी बात यही है कि क्वेश्चन उतना ही हो, मटेरियल उतना ही हो, उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, ताकि आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाए, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाएं, समझ गए। बिल्कुल सुना होगा बेटा। तो ये मेरा कहने का मतलब है, रिसोर्सेज जो है आपके लिमिटेड होने चाहिए, क्योंकि ये मतलब कहते हैं ना कि ये नेट का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, कि बेरी बहुत खराब खराब चीजें बेटा, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें फ्री में मिल रही हैं, तो आप सब कुछ लेके इकट्ठा तो कर लोगे, लेकिन आप खुद ही नहीं पढ़ पाए, वो जिससे आपको ग्रो करना है पढ़ करके, आपके माइंड को स्टेबल बनाना, आपके माइंड को विकसित करना है, आपके माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, वो चीज नहीं कर पा रहे हो, लेकिन बस हम इकट्ठा कर रहे हैं मटेरियल को बस। तो ये चीज गड़बड़ है, ये चीज आपको, हाँ ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। पहली चीज आपको क्लास नोट्स ध्यान रखनी, बस मैं अपने लिए बताऊं, मैं अपने आपको टाइम दूंगा, हर एक स्लाइड में लिखने का 2 मिनट टाइम दूंगा आपको मैं। इससे क्या होगा कि आप नोट्स जो है क्लास के अंदर बना लोगे, मैं डेली रिवाइज कराऊंगा, तो आपकी तैयारी भी उसी लेवल की अच्छी हो जाएगी। बस आपको एक काम करना पड़ेगा, घर जाके क्विक रिवीजन नहीं भी करोगे तो मैं अगले दिन क्लास में करा दूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं नहीं कराऊंगा, क्यों? क्योंकि जब मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, अगर मैं उस लाइन को पढ़ रहा हूं तो आपका दिमाग यूज ही नहीं हुआ बेटा, आपने बस सुन के समझ लिया, है ना। लेकिन जब आप खुद क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपका दिमाग यूज होगा, कैसे उसको बताना है, क्या आंसर होगा, क्या चीज पूछ रहा है, ये आपका दिमाग एक्सेस करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्वयं करनी पड़ेगी, ठीक है। बस डीपीपी का डिस्कशन करेंगे, पीवाईक्यू का डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। लेकिन डिस्कशन तभी करूंगा जब आप एक बार पहले सॉल्व करके आओगे, जो नहीं आएगा उन्हीं का डिस्कशन होगा, ठीक है। तो ये एक चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी होगी, हम एक एक चैप्टर को मजबूत करके चलेंगे। बेटा देखो ध्यान सुनो, एक चैप्टर खूब अच्छे से मजबूत हो गया, मतलब इस बेहतरीन ढंग से पढ़ें कि पूरी इंडिया में मुझसे अच्छा चैप्टर कोई तैयार नहीं किया होगा। इतनी बार रिवाइज कर लें, इतनी बार बोल बोल के पढ़ लें कि तुमसे बेस्ट कोई तैयार नहीं किया होगा। तो जब आप 4-5 चैप्टर तक पहुंचोगे ना बेटा, तो आपका कॉन्फिडेंट अपने आप बूस्टअप कर जाएगा, इतना बूस्ट कर जाएगा, आपको लगेगा कि मेरी रैंक आ जाएगी अब। लेकिन बस इस तरीके से पढ़ना होगा आपको। नहीं मन करेगा पढ़ने का तो देखो, मैं एक चीज कहता हूं कि ये तो हमारा चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी हो गई। अब जो मेन चीज आता है, एक होता है मोटिवेशन, एक चीज होती है मोटिवेशन, है ना, और एक चीज होती है हैबिट। इन दोनों में आप किसको सिलेक्ट करोगे? मैं आपसे पूछूं कि आप पूरे साल मोटिवेशन के साथ रहो या किस हैबिट को सिलेक्ट करोगे? अगर आपसे मैं पूछता हूं तो आप क्या जवाब दोगे इसका? आप मोटिवेशन सिलेक्ट करोगे या हैबिट? बताइए आप, चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूं, बताइए आप क्या सिलेक्ट करोगे, मोटिवेशन या हैबिट? क्योंकि आप अभी शुरू में निकल रहे हैं ना बेटा। बिल्कुल नहीं बेटा, मोटिवेशन नहीं सिलेक्ट करना है, हैबिट सिलेक्ट करना है। मोटिवेशनल चीजें जो होती है ना वो तत्कालिक होती है ना, मोटिवेशन जो होता है वो तत्कालिक होता है, एंड अल्पकालिक होता है। अल्पकालिक मतलब होता है कि बहुत क्षणिक होता है,
अल्पकालिक नहीं समझ पा रहे हो तो क्षणिक होता है। क्षणिक, क्षणिक मतलब होता है थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन जो हैबिट होती है वो परमानेंट होती है, स्थायी होती है ना, परमानेंट होती है, परमानेंट, ठीक है, परमानेंट होती है। तो यही चीज समझना है कि आपको हमेशा हैबिट डेवलप करनी है। मैं आपको समझाता हूँ हैबिट कैसे समझा रहा हूँ। मैं अभी मान लो आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई बोले 10 घंटे पढ़ा दो, तो मेरी ये हैबिट बन चुकी है पढ़ाते पढ़ाते कि मैं 10 घंटे बैठकर खड़े होकर पढ़ा सकता हूँ इसी डिजिटल बोर्ड पर, यहीं पर, क्योंकि मैंने वन शॉट भी लिए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कोई बोले ये लो फावड़ा, ये है जमीन, चलो खोदना शुरू करो, 1.5 घंटे तक खोद दो बस, तो मैं हो सकता है ताव ताव में ले जाऊं फावड़ा मोटिवेशन से, है ना, 10 फावड़े मारूं, 15 मारूं, 20 मारूं, 15-20 मिनट बाद मेरा फेफड़ा जो है ना खून फेंकने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी आदत नहीं है, मैं मोटिवेशन में वो काम शुरू कर रहा हूं। समझ रहे हो? दूसरी चीज बेटा, अभी एक मजदूर को उठाओ और बोलो चलो खोदो, तो वो मजदूर जो होगा उसकी हैबिट में आ चुका होगा कि कैसे खोदना है, कितना खोदना है, कब तक खोदना है, क्योंकि वो यही काम कर रहा है, उसने अपनी हैबिट डाल रखी है, तो वो ना दिन भर खोदता रहेगा उस जमीन को। समझ गए? तो यहां पर काम करना है अपने आप को, कि अपने आप पर सबसे ज्यादा वर्क करना है, कि आप वो कुल्हाड़ी हैं, वो आप वो जो कुल्हाड़ी की धार है जो पेड़ काटेगा। पेड़ क्या है? नीट है। समझ गए? जब आपकी धार मजबूत होगी पेड़ आसानी से कटेगा। अगर आपकी धार मजबूत नहीं है, पेड़ काटने पर ज्यादा जोर है, तो आप क्या होगा बेटा पता है? क्योंकि जब आप अपने आप पे काम नहीं किए तो आप पढ़ाई पे कैसे काम करोगे? तो वो पेड़ कैसे कटेगा? तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अपने आप पर मेहनत करनी है, अपने आप को उस लेवल तक लेके जाना है कि मेरा मन कर रहा है पढ़ने का तो मैं 4 घंटे बैठ के पढ़ सकूं, नहीं तो मेरा मन कर रहा है पढ़ने का लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा, क्योंकि शरीर इस लेवल का बना ही नहीं है। समझ रहे हो ना? तो यही चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहले अपने आप पर काम करनी है, एक हैबिट में अपने आप को डालना है, एक आदत विकसित करनी है। तक जिस दिन आपकी आदत विकसित हो गई ना बेटा, उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम, चाहे जो भी एग्जाम हो, आप क्रैक कर जाओगे। बस वही आदत, क्योंकि आज तक आदत नहीं विकसित हुई है। आप गरीब है, अमीर है, पढ़े हैं, लिखे हैं, नहीं है, आईक्यू लेवल नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो से शुरू कर रहे हैं, फिर भी अगर आपने 1.5-2 महीने लीजिए अपने आप को बिल्डअप करने के लिए, अपना बेस बनाने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आपका बिल्डअप क्या है पता है? आप 1.5-2 महीने तक लीजिए, आप अपने टाइम, जैसे मान लो जून मई चल रहा है, मई खत्म कर दो, जून चल रहा है, जून और जुलाई लीजिए अपना बेस मजबूत करने के लिए। बेसिक चीज, कुर्सी मेज पर बैठना है ना, 15 मिनट कंसंट्रेटेड, केवल पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना है, कोई और फालतू चीज नहीं करनी है। 15 से उसको 20 करिए, 25 करिए, है ना, मतलब आधा घंटा करिए, है ना, फिर आराम करिए, फिर करिए, लेकिन ऐसे पढ़ना है कि 15-20 मिनट ना प्रोडक्टिव हो जाए, वो 15 मिनट का प्रोडक्शन मिले हमें, है ना। नहीं तो फिर पता क्या होता है बेटा, बढ़ते लोग सब 4 घंटे हैं, लेकिन आउटपुट ना उनका जीरो होता है। कोई नोट्स बनाने को पढ़ना कहता है, कोई लिखने को पढ़ना कहता है, ये पढ़ना नहीं है। जहां पर आपका दिमाग एकदम कॉन्शियस तरीके से यूज हो, जहां दिमाग आप जो पढ़े हैं उसको रिकॉल कर सके। जैसे मान लो मैं अभी थोड़ी देर पढ़ाया, तो आप उसको रिकॉल कर सको, सर ने ये पढ़ाया, ये बोला, ये बोला, अच्छा यहाँ क्या बोला मुझे याद नहीं है, तो उस पर सोच रहे हो, तो ये भी एक तरीके का रिवीजन है, ये भी एक तरीके की आपकी आदत होनी चाहिए। क्योंकि हमें वो पॉइंट है जहां आप अपने फ्यूचर, अपने दिमाग को मतलब स्ट्रांग कर रहे हो, प्लस साथ ही साथ अपने फ्यूचर को भी शार्प कर रहे हो, है ना। जितना अच्छे से अपनी बॉडी पर वर्क करोगे बेटा, उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा, उतना अच्छा आपकी क्या होगी, अहमियत होगी, उतनी अच्छी आपकी जीवन में वो सफलताएं जो होंगी वो अर्जित होंगी। अपने आप पे काम नहीं करोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता बेटा। बाहर की लिपअप होती कभी कुछ नहीं होती, क्लास अटेंड करने से कुछ नहीं होता, चैट बॉक्स में बहुत अच्छा अच्छा लिखने से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूं ना, साइलेंटली मेहनत करो, लोगों को बताओ पागल हो, लेकिन अंदर जब पागल क्या सोच रहा है ना, उस वर्ल्ड लेवल का सोच रहा है। समझ गए? मैं चाहता हूं इन्हीं बैच में जितने लोग हैं, इन्हीं बैच में आप एक ऐसा मतलब ऐसा रुतबा करें 2 साल बाद की दुनिया देखती रह जाए, है ना। इसी बैच में वर्ल्ड फेमस कार्डियोलॉजिस्ट बनिए, इसी बैच में से वर्ल्ड फेमस पल्मोनोलॉजिस्ट बनिए, है ना। जहां पर महीनों महीनों का नंबर लगे कि इस डॉक्टर के पास मुझे दिखाना है, इस डॉक्टर के पास मुझे जाना है, मतलब नंबर लगे, लोगों की डिमांड हो आपको। कैसे बनेगा बेटा वो बताइए? बड़ी उपलब्धि को पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत स्मार्टनेस के साथ साथ हार्ड भी होनी चाहिए। लोग हार्ड मेहनत करना चाहते हैं लेकिन स्मार्ट मेहनत नहीं करना चाहते, तो ठीक है। तो यही बेसिक चीज है कि हमारा रोड मैप कैसा होगा, क्या क्या प्लानिंग करनी है। अब जब मैंने बोला ना, देखो बहुत बड़ी वो नहीं है कि आपको बहुत पहाड़ तोड़ना है, मांझी बनना है ना। आपको क्या करना है, सिर्फ एक छोटी सी आदत डेवलप करनी है। हम हर एक सब्जेक्ट को एक एक चैप्टर पर कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर में प्रॉपर नोट्स बन जाए, प्रॉपर एनसीआर बन जाए। मानता हूं कि आपकी नोट्स बना ली, आपने चैप्टर 50% तैयार कर लिया, ठीक है, आपने छोड़ दिया, लेकिन जब आप 3 महीने बाद रिवाइज करोगे तो पहला चीज ऐसा रहेगा, आपके पास नोट्स बनी पड़ी अच्छे से, है ना, आप उसी पढ़ डालो। नहीं तो सर आपको रिवाइज करा रहे हैं तो उसको रिवाइज करा दो, है ना।
बिल्कुल ऑल इंडिया रैंक में आने की कोशिश करो। यही तो मैं चाहता हूं ना बेटा, कि आप लोग अच्छा जब ऊंचा सोचेंगे ना, जब बड़ा सोचेंगे। अगर कोई, देखो ध्यान से सुनो, अगर कोई गिनती की खोज नहीं करता, दशमलव की खोज नहीं करता, या कोई मतलब सोचता नहीं कि चांद चांद पर जीवन हो सकता है, तो हम चांद तक पहुंचते कैसे? आज ही चांद को मामा कहते रहते, है कि नहीं? तो चांद पर पहुंचने के लिए चांद को सोचना तो जरूरी है ना उसके लिए। नहीं बेटा, आज केवल रोड मैप और जनरल इंट्रोडक्शन होगा, है ना? क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्या क्या करना है हमें पूरे साल, क्योंकि आज ये जरूरी इसलिए है क्योंकि मुझे आपसे लिंक भी होना है ना। क्योंकि हो सकता है आप पहली बार मुझसे पढ़ रहे हो सकता है आपने कभी मतलब हो सकता है मुझसे आप मुझे वीडियो भी मेरी नहीं देखे होंगे। तो इस तरीके से कि हम आपके साथ मेरा वो कोऑर्डिनेशन बन जाए, मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, आप मुझसे जुड़ सके, है ना? इस तरीके से बिल्कुल नोट्स देंगे, ऐप पे भी नोट्स आ जाएगी, जहां वीडियो चल रहा होगा ना उसी पीछे देखो नीचे नोट्स लिखा होगा, डेली की डेली नोट्स आ जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, वो इमरजेंसी के दौरान इस्तेमाल करें। आप क्लास जब रेगुलर अटेंड करिएगा, लाइव अटेंड करिएगा, क्योंकि देखो बेटा क्या होता है ना, कि जब आप क्लास छोड़ देते हो तो अगले दिन फिर क्लास ऐड होती है, तो उसको लाइव लोगे तो एक बैकअप हो गया। तब डेली अगर 6 घंटे के ले रहे हो, उसको 8 घंटे करना है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए डेली की डेली क्लास लीजिए, पहले दिन से शुरू करिए और अंतिम दिन पर खत्म करिए, आधी जंग आपने जीत ली। समझ गए? तो यही चीज मैं कहूंगा आपसे, ठीक है? नोट्स बनानी चाहिए और आदत विकसित करना है बेटा, ठीक है? आप मेरी जो मदद मिली लगेगी बेटा, मैं वो चीज करने के लिए तैयार हूं, ताकि आपकी सफलता में कोई बाधा ना आए, ठीक है? ठीक है आनंद कुमार, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना? बस मेरा एक शिल्पी पूरी बेटा, है ना, मेरा एक जेन्युइन कंसर्न यही है कि मुझे आपसे लिंक होना है। एक दिन ऐसा आएगा आप मुझसे एडिक्टेड हो जाओगे, है ना, मुझसे पढ़ने में एडिक्टेड हो जाओगे, ये मैं सिक्योरिटी के साथ कह रहा हूं। मेरे अलावा कोई अच्छा नहीं लगेगा आपको, है ना? तो चलिए चलते हैं बेटा आगे। तो एक चीज मैंने बताया, मोटिवेशन और हैबिट। तो हमें पहला काम किस पर करना है बेटा, है ना? हैबिट पर काम करना है, अपने आप को एक दिनचर्या एक ऐसी बनानी है। मैं देखो कभी ये नहीं कहूंगा आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, मैं कभी ये नहीं कहूंगा आप रात को जग के पढ़ो, मैं ये कभी नहीं कहूंगा आप दोपहर में पढ़ो। मैं हमेशा ये कहूंगा बस पढ़ो, जिस समय आपकी बॉडी अडॉप्ट है पढ़ने के लिए उसी समय पढ़ो। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आपको लगता है कि मैं एक्सपेरिमेंट करके सफल हो जाऊंगा, आदत बन जाएगी, तो करो। नहीं लगता तो आप जिस समय आपकी बॉडी अडॉप्ट है, दोपहर में पढ़ने का अच्छा मन करता है, प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है दोपहर में पढ़ो, रात को पढ़ने का मन करता है रात को पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ने का मन करता है सुबह पढ़ो, ठीक है? तो ये चीजें हैं। और दूसरी चीज बेटा आप ध्यान सुनो, हैबिट बन गई, आदत हो गई बेटा। एक चीज जो होता है टाइम टेबल। टाइम टेबल देखो, मैं आपको जो वो चीज बता रहा हूं जो प्रैक्टिकल संभव है, मैंने वो कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं की, है ना, कि आप 8 घंटा पढ़ो 20 घंटा पढ़ो। मैं बोला ना 15 मिनट से शुरू करो, बेसिक चीज है ना? यही चीज समझना है कि आप कहां हो। मैं कह रहा हूं आप जीरो हैं, है ना? 0.1 से शुरू करिए, जीरो से शुरू करिए। अगर आप जिस दिन 0.1 आते हैं तब भी एक उपलब्धि, उसको खुशी मनाई, हाँ कुछ सुधार आया। आप 0.5 पे आते हैं, बहुत अच्छा सुधार आया। 1 पे आते हैं तो बहुत अच्छा सुधार आया। धीरे धीरे अपने आप को ग्रो कराइए, धीरे धीरे, है ना, स्टेबिलिटी के साथ। तो जिससे क्या होगा कि आपकी ग्रो ऐसे ग्राफ बढ़ता जाएगा, ऐसे सीधे, है ना? जिस दिन मोटिवेशन के साथ ऐसे बढ़ता सीधा, फिर वो अगले दिन गिर भी जाता है, समझे? तो जब आपका ग्राफ ऐसे बढ़ेगा ना, तो उस समय क्या होगा बेटा कि आपको मतलब गिरने का डर नहीं रहेगा, है ना? आपको कभी मतलब हारने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि आप ना जिंदगी में वो सारी चीजें पा जाओगे जो आप कल्पना कर रहे हो। बस ग्राफ को ऐसे बनाओ, धीरे धीरे आदत डेवलप करो, ठीक है? टाइम टेबल पर ये मैं कहना चाह रहा हूं इसलिए क्योंकि देखो हर सब्जेक्ट जो होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, है ना, तो जो हर सब्जेक्ट है उन सब का रोल 45 पर क्वेश्चन का है। सब में 45 है तो मैं इसी की बात करूंगा। ये 45 की जिम्मेदारी मेरी है। इन 45 की जिम्मेदारी किसकी है बेटा? हमारी है, ठीक है? ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि आपको क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा, याद कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा, टेस्ट से पहले ओरली जैसे कहानी की तरह पूरा चैप्टर ऐसे बोल दूंगा, बस आप सुन लेना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है? मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप टाइम टेबल कैसे नहीं फॉलो होता? देखो जैसे आप कुछ लोग चैट बैट कर रहे हैं कि मैं टाइम टेबल बनाता हूं, लेकिन बट क्या होता है कि फॉलो नहीं होता। आप पता है गलती क्या करते हो? जैसे मान लो आप 12 बजे सोते हो और 6 बजे उठते हो, तो आप ना 6:30 से ही पढ़ाई की क्लास टाइम टेबल डाल देते हो। मुझे पढ़ना है 6:30 से 7:30 बजे तक पढ़ूंगा मैं, है ना, कंटिन्यूअस, है ना? 10 बजे खाना खाते हो तो तुरंत 10:10 पे क्या कर देते हो? टाइम टेबल बनाते हो 10 से 12 पढ़ूंगा मैं, है ना? आप बफर जोन रखते ही नहीं हो, है ना? हमेशा आपके पास पढ़ने के लिए अगर 10 घंटे का टाइम है, अगर आपके पास फ्री टाइम 10 घंटे का, मेरी बात ध्यान सुनो, अगर आपके पास फ्री टाइम 10 आवर्स का है, 10 घंटे का है, तो आप टाइम टेबल जो है ना 6 से 7 घंटे का बनाइए, बस 6 से 7 घंटे का बनाइए। लेकिन अगर आपके पास फ्री टाइम केवल 8 घंटे का है, तो आप ना 9 घंटे का टाइम टेबल बनाते हो।
क्यों सोचते हो उठते ही पढ़ने शुरू कर दूंगा, खाना खाते ही पढ़ने शुरू कर दूंगा? नहीं बेटा, बफर टाइम रखना पड़ेगा आपको। हो सकता है आप 6 बजे उठते हो, उस दिन 6:15 6:30 उठे, इरिटेशन हुआ, नहीं पढ़ोगे, खत्म, टाइम टेबल खराब। बिल्कुल। सात, अगर आपके पास 10 घंटे का समय है पढ़ने का, मतलब फ्री टाइम है, 10 घंटे मेरे पास टाइम टेबल बनाने का है, तो मैं ना 6 से 7 घंटे टाइम टेबल बनाऊंगा। और पता है, ताकि वो 6 से 7 घंटे आराम से फॉलो हो जाए। आपको पता है, जिस दिन आप टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हैं ना, एक अलग लेवल का ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जो क्या करता है, लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, वो आपको ना मोटिवेशन देता है, वो आपको ना खुशी, रिवॉर्ड देता है। आप कोई काम करिए और पूरा हो जाए तो आप खुशी महसूस करते हैं, वो केमिकल बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको खुशी महसूस होती है, तो वो खुशी जो महसूस होती है वही आपको अगले काम करने के लिए प्रेरित करती है ना। अब जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं 6 घंटे हो गया पूरा, उसके बाद भी 4 घंटे बचा हुआ है, अगर आपने एक्स्ट्रा भी पढ़ा ना 15 मिनट, तो आपका टाइम टेबल से ज्यादा पढ़ रहे हो, तो मतलब क्या हो गया, आपका आपका कॉन्फिडेंट और बूस्ट हो जाएगा। यही करिए आप, देखिए आपको सफलता मिल जाएगी, ठीक है। और आप जिसे मान लीजिए, कभी मान लीजिए बफर, इसलिए 4 घंटे का बफर भी रहा ना, मतलब बोला ना 6-10 घंटे टाइम में 4 घंटे छोड़ दिया ना, 4 घंटे वॉकिंग कर लो, आप एक्स्ट्रा सो लो, मेडिटेशन कर लो, है ना। अब मान लो वो 4 घंटे गैप भी रहा, तो मान लीजिए कभी टाइम टेबल नहीं फॉलो हुआ, जिस दिन आप ज्यादा देर तक सो गए, बीमार पड़ गए, कुछ भी हो गए, तो 4 घंटे जो टाइम बचा हुआ है ना, उसमें 1-1.5 घंटा बैलेंस कर लीजिए। उस दिन मत सोइएगा, उस दिन वॉकिंग करने मत जाइएगा, समझ गए। तो बैलेंस करने के लिए बफर टाइम होना बहुत जरूरी है। जब टाइम ही नहीं रहेगा ना, एक स्किप होगा ना, टूटेगा, तो अगला फिर खत्म ही है, फिर वो टाइम टेबल ही नहीं कब फॉलो होगा। तो एक चीज ये हम कर सकते हैं कि ज्यादा समय हो तो कम समय का टाइम टेबल बनाए, ठीक है। और 1 घंटे से शुरू करो ना बेटा, 4 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, जून जुलाई, मतलब 1 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री, 1 घंटे बॉटनी, 1 घंटे जूलॉजी, क्लास के अलावा, जिसमें लिखना नहीं हो, जिसमें आपका दिमाग इस्तेमाल करना हो, पढ़ना हो। लिखने का समय क्लास के अंदर ही पूरा करिए, ठीक है। चलिए, ये तो चीज हो गई टाइम टेबल। अब एक मेन चीज आती बेटा, टेस्ट। टेस्ट, है ना, ये आपको रेगुलर देना है, पहला चीज, है ना, रेगुलर देना है, रेगुलर देना है। टेस्ट क्या करना है, रेगुलर देना है, और टेस्ट का एनालिसिस करना है, ठीक है। टेस्ट रेगुलर देना है, सारे टेस्ट देने हैं, और एनालिसिस करना है। क्या करना है बेटा, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है, मान लीजिए, अब मैं आपको बताता हूं ना, आपके ना 180 क्वेश्चंस आएंगे, जैसा नीट में आता है। आपको पता है 11 से ही वो प्रैक्टिस दी जा रही है, कि जो नीट का टाइप पेपर आता है जिस पैटर्न पर, उसी पैटर्न पर आपको 11 से प्रैक्टिस करनी शुरू हो गई, है ना। 180 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से फिजिक्स में 45 आएंगे बेटा, केमिस्ट्री में 45 आएंगे, है ना, बॉटनी में आपको 45 आएंगे, जूलॉजी में आपके 45 आएंगे, है ना। ये टोटल 180 क्वेश्चन आएंगे। अब ये पूरे 45 45 45 45 आएंगे 180 क्वेश्चन, और आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। और आपको कोशिश करनी है, ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, क्योंकि ऑनलाइन बैच है, लेकिन आप उसी पेपर को रख लीजिए जो आपको मिले, चाहे वो प्रिंट करा लीजिए, और मार्केट से ले आइए ओमार। ओएमआर जो होती है बेटा, वो 10-20 रुपए में आपको मिल जाएगी, पूरे 50-50 क्वेश्चन के, और उसको सॉल्व करके गोला भरने की प्रैक्टिस भी कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल 3 क्लास बहुत हो जाता है बेटा, इसीलिए तो कह रहे हैं 4 घंटे सफिशिएंट है। और देखो बेटा, सबसे बड़ी चीज है ना बेटा, अब पहले अपने माइंड सेटअप को बहुत अच्छा करना है, अपनी बॉडी को अच्छा करना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, बहुत डेडिकेशन मांगती है, ताकि बहुत आंखों के भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ, आपको यूवी रेस, जो प्रोटेक्टिव रेस का चश्मा आता है, उसको पहनना है, जो आपको इन सब डिजिटली विकिरणों से बचा सके। और दूसरी चीज़ है कि प्रॉपर 1-2 क्लास हो जाए, मुंह धुल लीजिए, आंखों को ड्राई होने से बचाइए, है ना। मतलब ये कोशिश करिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए, है ना, जिससे क्या होगा कि टेस्ट ऑनलाइन होगा बेटा आपके ऐप पर, जिससे क्या होगा पता, आप लॉन्ग टर्म पे काम करना है, क्योंकि 4-5 दिन 10 दिन 1 महीना काम थोड़ी करना है, मुझे तो साल भर पढ़ना है ना। तो साल भर हम धीरे धीरे बॉडी को एडॉप्टेशन की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें कोई बताता नहीं है बेटा, बस आप मेहनत करते 4-10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 2 महीने बाद आपको इरिटेशन शुरू हो जाएगा, हेडेक होना शुरू हो जाएगा, डिजिटल चीजों से आपको क्या हो जाएगी, दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। तो उन सब चीजों से बचने के लिए आपको यही करना है, फूड हैबिट भी अच्छी करिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, चश्मा का इस्तेमाल करिएगा हमेशा, और जब क्लास खत्म हो जाए तो फिर कॉपी और पेन, बस ऑफलाइन सिस्टम का इस्तेमाल, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो टेस्ट रेगुलर देना है, उसका एनालिसिस करना है, ये 2 काम जरूरी है। टेस्ट से आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी हुई है, और एनालिसिस करने से आपको पता चलेगा कितनी चीजें हमने गलत की है, कितनी चीजें हमने सही की है, ठीक है। तो ये चीजें आपको रहेगी। अब फिर पीछे अगला टेस्ट का एनालिसिस करोगे तो पिछले टेस्ट से क्या सुधार हुआ, क्या गिरावट आई, ये सब भी चीज आपको क्या करेगा, ट्रैक करने में मदद करेगी कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो अपने आप को ट्रैक करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। बहुत मेहनत करना है, तो इसलिए प्रोटेक्शन आज से ही शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। जूलॉजी चाहे इजी हो चाहे हार्ड हो, मैं लेकिन बता रहा हूं आपको मजा आएगा,
इतना मजा आएगा कि आपको घर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बशर्ते मैं जितना कहूंगा उतना करते रहिएगा, रिसेप्टिव माइंड से बैठिएगा, एक डेडिकेशन में, एक विनम्र भाव से बैठिएगा। वो पढ़ाई वाली जो जगह होगी आपकी ना, कुर्सी और मेज, बेड पे कभी देख बैठ के मत पढ़िएगा, बेड पे कभी लेट कर मत पढ़िएगा, क्योंकि बेड का जो इस्तेमाल होता है वो सोने के लिए होता है। बेड इसलिए बनाया गया कि लेट जाओ, नींद आ जाए, सो जाओ। बेड पढ़ने के लिए नहीं बनाया गया है। पढ़ने के लिए टेबल और कुर्सी का इस्तेमाल करिएगा। लाइट, जो भी चीज चाहिए, वो कुर्सी वाली जो जगह होगी, जो पढ़ने वाली जगह होगी, उसके लिए कृतज्ञ रहिएगा। उस पर से ऊपर पैर रख के, मतलब एक विनम्र भाव होना चाहिए, ताकि क्योंकि वो जगह है जहां से आप पढ़ करके क्या करेंगे, अपने फ्यूचर को ब्राइट करेंगे, अपने फ्यूचर को बेहतरीन बनाएंगे। तो वो जगह जो होगी वो पूजनीय होनी चाहिए। जैसे मेरे लिए क्लासरूम है, ये मेरे लिए जो स्टूडियो क्लासरूम है, मेरे लिए पूजनीय स्थल है ना। यहाँ पे हम चप्पल अंदर पहन के भी नहीं आते, है ना, नंगे पैर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जहां से मेरा फ्यूचर या मेरी जिंदगी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। ऐसे ही वो जगह जहां पर आपकी जिंदगी बहुत विनम्र भाव, मतलब बहुत अच्छे से चलेगी, उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, बहुत समर्पित होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं जापानीज से आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जो जापान के लोग होते हैं ना, वो खाने को बहुत विनम्र भाव से देखते हैं, है ना। जब कभी खाना लेंगे तो इसे कृतज्ञ होकर झुक करके नीचे फिर सामान उठाकर खाएंगे, और कभी वेस्ट नहीं करते हैं। हम लोग क्या होते हैं, किसी शादी में गए, जीवने में गए, जहाँ पे भंडारे में गए, खाया, जो बच्चा फेंक दिया, है ना। ऐसे उल जुलूल चीजें करते हैं। पता वो ऐसा मानते हैं क्यों? क्योंकि मेरी बात ध्यान सुनिए, वो ऐसा मानते हैं कि भले ये खाना जो है वो निर्जीव है, लेकिन वो शरीर में हमारे जा करके हमारे लिए प्राण बन रहा है, हमारा जीवन बन रहा है, इसलिए उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना जरूरी होता है। तो जब हम कृतज्ञ होते हैं तो बहुत ऊपर पहुंचते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जो लोग बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, बहुत सफल होते हैं, बहुत विनम्र होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, वो विनम्र ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद नहीं होते, विनम्र होते हैं इसलिए ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। तो ऐसे ही आपके अंदर विनम्रता रहे। क्लास को एक डेकोरेटेड मैनर में रखेंगे, जहां पे इक्वली समानता हो, है ना। आलतू फालतू की चीजों पर बहुत ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हम अगर एनर्जी को कहीं और जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान क्या है, हमारा है। ठीक है, हाँ नीचे बैठ के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कुर्सी मेज इज द बेस्ट प्लेस। कुर्सी मेज एक ले लीजिए बेटा, है ना, जिससे आपको पता है आपके बैकएंड पर भी, रीढ़ की हड्डी पर भी, ब्रेन पर भी अफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, आप बैठे रहोगे पालथी लगा, कुछ देर बाद नर्व जो है वो दब जाएंगी, जिसकी वजह से झुंझुनाहट आ जाएगा आपके पैरों में। तो ये सारी चीजें से बचना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए अपूर्वा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा चीज है, और ये छोटी छोटी चीजें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, है ना। और बाकी दूसरी चीज, आपके मन में कोई सवाल हो तो एक लाइन लिखता हूं मैं हमेशा बहस शुरू करने से पहले, चलो हालात बदलते हैं। ठीक है, जो भी हमारे हालात हैं आज, इसको बढ़िया बनाते हैं, है ना। जीवन की उन बुलंदियों पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत कम लोग पहुंचते हैं। ठीक है, हम और आप मिलकर पहुंचेंगे। ठीक है, तो आपके मन में कोई सवाल हो, बिल्कुल, आपके मन में कोई सवाल हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, पढ़ना, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो हम उसके लिए अभी आपका मैसेज को देख रहे हैं, आपके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, है ना। पैनी नजर बनाए हुए हैं चैट बॉक्स पर। तो हाँ बिल्कुल बेटा, अब जूलॉजी शुरू हो जाएगा, फिर बॉटनी शुरू होगा, और फिर देखेंगे रैंडमली चीजें चलेंगी। ठीक है, बिल्कुल, कोई सवाल हो तो बताइए आप, जो भी आपके मन में आ रहा हो। चैप्टर क्या पढ़ेंगे, सीक्वेंस, एक चैप्टर पर कितनी मेहनत करनी है, टेस्ट का एनालिसिस करना है, अपनी आदत बदलनी है, ये चार चीजों पर अगर आप ध्यान दे लोगे, ठीक है, ले सकते हैं बेटा सिद्धार्थ, ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं बोलूंगा कि स्किप करिए, पहले नोट्स पर, पहले चैप्टर पर ध्यान दीजिए, जो पढ़ाया जाए, जो आपको डीपीपी मिल जाए उस पर ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको एक महीने बाद बताता हूं, या 15 दिन 20 दिन बाद बताता हूं क्या करना है। हाँ बिल्कुल बचा हुआ है साक्षी बेटा। नहीं बेटा, जूलॉजी मतलब हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें जानवरों का अध्ययन करते हैं। बॉटनी में हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल मैं ही कराऊंगा रीड। बोलिए बेटा, पुरुषोत्तम राम, क्या सवाल है बेटा, बताइए। जूलॉजी का मतलब होता है बेटा स्टडी ऑफ एनिमल्स। जू मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर जाते हैं ना, तो एनिमल की स्टडी करना, जैसे हम लोग एनिमल्स हैं, हमारी जो स्टडी होती है उसे जूलॉजी कहते हैं। प्लांट्स की स्टडी जो होती है उसे बॉटनी कहते हैं।
नोट्स जो है हमारी यही लैब्स, ये जो मैं लिखूंगा ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो लिखूंगा, इसमें पढ़ाते लिखते लिखते पढ़ाऊंगा, तो आपको लिखने का, नोट करने का समय भी दूंगा 2-3 मिनट। वो हर्षा बेटा मैं आपको बताऊंगा क्या करना, अभी नहीं, अभी कुछ भी जल्दबाजी मत करिए। पहले एक चैप्टर बढ़िया से नोट्स बना के तैयार करिए, उसकी एनसीईआरटी तैयार, एनसीईआरटी ले लो सब लोग, एनसीईआरटी तैयार करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना, उसका पीवाईक्यू करिए, डीपीपी करिए, फिर बताऊंगा मैं बुक क्या करना है। बिल्कुल अलग बनाने बेटा, बिल्कुल अलग बनाने। प्रिंस कुमार मैं अभी पटना में हूं और पटना से क्लासेस ले रहा हूं मैं यूपी से। लेक्चर बेटा चैप्टर वाइज डिपेंड करेगा कि किसी में 15 होंगे, किसी में 12 होंगे, किसी में 8 ही होंगे, वो जो कि जैसा चैप्टर होगा वैसा होगा। टेस्ट, पहला टेस्ट जो होगा, जो भी पढ़ाया जाएगा आपको 5-7 दिन 10 दिन पहले बता दिया जाएगा कि इस चैप्टर का टेस्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं करवाऊंगा ना बेटा, टेंशन मत लो, मेरी नोट्स जो है क्लास में ही होती है मैक्सिमम। बस आप थोड़ा सा लिखने की आदत, स्पीड अच्छी रखिएगा बस। वही बेटा थ्योरी का ही नोट्स बनेगा ना, क्वेश्चन का नोट्स थोड़ी बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे बेटा, 9वीं 10वीं जितना आता है ना वो सब पढ़ा के तब ऊपर ले जाऊंगा तुमको। मुझे पता है कि सबने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा या बहुत लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, तो हम कमजोर बच्चों को और स्ट्रांग बच्चों को, तो हम एक ऐसी स्पीड लेके चलेंगे बीच की जहां दोनों को दिक्कत ना हो। ठीक है, 720 ला सकते हैं बेटा, 720 नंबर का पेपर होता है, 720 ला सकते हैं। शिल्पी पूरी बेटा टेस्ट जो है वो आपके हर 15 दिन पे होगा, है ना, जो जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसी को टेस्ट होगा बेटा, ठीक है, बिना पढ़ाए हुए चैप्टर का टेस्ट नहीं होगा। बेटा आप ना मोटी बुक ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैंने एक ऑप्शंस बताया है, ऑप्शनल है, आप इच्छा करें तो ले लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं राहुल, ठीक है। बस कॉन्फिडेंट लेवल हाई होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो आई होप आपके सारे जेन्युइन डाउट्स खत्म हो गए। तो मैं आपसे फिर से रिकॉल कर देता हूं कि हमने पहले डिस्कस किया कि कौन कौन से चैप्टर का सीक्वेंस, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारी नोट्स बनाना क्लास के अंदर, वचन दे रहा हूं मैं, ये वचन आपको पूरा करना है ना, कि क्लास नोट्स क्लास के अंदर बनानी है, और नोट्स को इतनी बार रिवीजन करना है, इतनी बार रिवीजन करना है कि क्लास नोट्स जो है वो शॉर्ट नोट्स बन जाए, दोबारा शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। दूसरी चीज सारे टेस्ट देना है और टेस्ट का एनालिसिस करना है। तीसरी चीज एनसीईआरटी पर फोकस करनी है, और चौथी चीज हमें पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बेटा मनीष अगर आप 600 लेके आते हो इस बार, तो देखो 500 वाले ऊपर वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, 600 के आसपास लेके आते हो 720 में से, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल टिक मारने वाला होगा। बेटा सानिया अभी तो मैं, हाँ, लिख ही नहीं रहा हूं, लेकिन बाद में देखना, आप बताना मुझे कैसी है, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बिल्कुल लाइव होगा बेटा, उसी टाइम पर होगा जिस टाइम पे आपका नीट का एग्जाम होता है, 2 से 5 के बीच में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो समझना था समझ लिए हैं, ठीक है। तो अभी इसी टाइम पर होगी आपकी क्लास कल से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं क्लासेस के अंदर, जो भी चीजें होंगी, अगर कोई ऊंच नीच चीजें हो भी गई हो तो उसका बदलाव लाया जाएगा। हम और आप एक फैमिली हैं अब, है ना, और जो साल भर एक साथ जुड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि, मैं तो बता भी रहा हूं, आप लोग एडिक्टेड हो जाओगे, लेकिन थोड़ी सी दूरी बना के रखिएगा, नहीं रह नहीं पाओगे बिना क्लास के, तो इसलिए आप बिल्कुल जो है वो ध्यान में रखिए कि एम्स में जाना है, बिल्कुल। रोहन सैनी ने बोला है कि एम्स वेटिंग फॉर अस, आप ही लोगों में से जाना है एम्स में, ठीक है। बढ़िया कॉलेज मिलेगा बेटा, बहुत बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। केजी सूजत 620 के ऊपर तो, नहीं नहीं, नोट्स, क्लास नोट्स बनाना जरूरी है बेटा, वो चीज आप पढ़ नहीं पाओगे बाद में, क्योंकि जब अपने आप से बनाओगे तभी पढ़ पाओगे। तो आकांक्षा कुमारी जो मैं बनवाऊंगा वही नोट्स बनाना है पहले, ठीक है। हाँ फातिमा बेटा डाउट पूछो। वो सब क्लास में देखते हैं ना बेटा, अभी से क्यों परेशान हो रहे हो, रिलैक्स हो जाओ। पढ़ाई एकदम रिलैक्स भावना से होती है, ठीक है, तो एकदम रिलैक्स होके पढ़ेंगे, कोई ये सब नहीं है कि एकदम परेशान होकर के, ठीक है। आप बोलना कि 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक दे दो, वो दे देगा, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों होगा।
थैंक यू केजीएस यूजर यूजर बेटा। ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए बताया ना पुरुषोत्तम बेटा, 600 के ऊपर आओगे तो बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और ये क्यों परेशान हो रहे हैं, अभी तो हम शुरू कर रहे हैं ना, इतना आगे की क्यों सोच रहे हो, अभी 2 साल का समय है, आप तैयारी तो करो, 720 की सोचो ना, 600 ऊपर क्यों सोच रहे हो। ठीक है, गुलसबा परवीन बेटा, आपका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं बेटा, जो क्लास में आपको पढ़ाया जाए उसी का नोट्स बनाइए। ठीक है, आकांक्षा बेटा, जो पढ़ाया जाए वही नोट्स बनाइए, वही नोट्स बनती है और कुछ नहीं बनता है। ठीक है, आकाश बाद में बताएंगे, अभी नहीं, अभी आप सब लोग जाइए। ठीक है, मिलते हैं कल क्लासेस के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना खूब ख्याल रखिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पढ़ना है। ठीक है, तो कल से चलो हालात बदलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, क्लासेस के अंदर मिलते हैं बेटा। ठीक है, एक नई एनर्जी से आना और रिसेप्टिव माइंड से आना, कुछ अच्छा करना है जिंदगी में, बस यही उम्मीद के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं, कल मिलते हैं क्लासेस के अंदर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।